आज हम लोग हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। और हिमालय जो है एक नवीन वलित पर्वत माना जाता है। हिमालय जो है नंगा पर्वत से लेकर जम्मू कश्मीर में, अब लद्दाख में चला गया है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक। नामचा बरवा पर्वत तिब्बत में, नामचा बरवा चोटी। तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा चोटी तक 2500 किलोमीटर लंबा है। यह जो है पूरब पश्चिम में विस्तृत विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। अगर ऐसे आप देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका का एंडीज, उत्तरी अमेरिका का रॉकी, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, या फिर यूरोप का अगर देखेंगे एटलस पर्वत, या नहीं एटलस नहीं, यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। तो ये सब उत्तर दक्षिण है। लेकिन अगर हिमालय को देखा जाए तो हिमालय पूर्व पश्चिम में विस्तृत विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। इसके अलावा हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में अधिक और पूरब में कम है। यानी हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में अधिक और पूरब में कम होता चला गया है, और जब पतला होता चला गया है तो हिमालय की ऊंचाई पूरब में अधिक हो गई है। इसीलिए अधिकांश ऊंची चोटियां पूर्वी क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, मध्य से पूर्वी क्षेत्र। एक चीज, दूसरी बात ये भी जानना चाहिए कि हिमालय में विश्व की 10 बृहत्तम पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। हिमालय में विश्व की 10 बृहत्तम पर्वत चोटियां, यानी टॉप 10 चोटियां अगर विश्व की देखी जाए तो हिमालय में पाई जाती हैं। अब रॉकी पर्वत का माउंट मैकिन्ले हो, एंडीज का एकांकागुआ हो, या फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का माउंट कोसिस्को हो, सब जो है 6000 मीटर के आसपास है। लेकिन इसकी अधिकांश चोटियों की ऊंचाई 7000 से ऊपर है, 7000 मीटर से ऊपर है। हिमालय जो है पश्चिम और पूरब में दक्षिणवर्ती मोड़ बनाता है। अगर पश्चिम में देखा जाए तो हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान में, और सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में। अगर ये पूरब में देखा जाए तो भारतीय राज्य में जिस तरह से ये फैला है, इसका अलग अलग नाम है। अब जैसे ये मिजोरम में मिजो, मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ी या लैमाटोल की पहाड़ी, नागालैंड में नागा की पहाड़ी, और ये अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बुम की पहाड़ी कहते हैं। इसको अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बुम की पहाड़ी कहते हैं। एक दूसरी इसका रेंज जो है चला आता है म्यांमार में, जिसको अराकानियोमा, ये अराकानियोमा श्रेणी है। देखा जाए तो हिमालय जो है सेनोजोइक महाकल्प में इसकी उत्पत्ति होती है। सेनोजोइक महाकल्प के टर्शियरी युग में यह जो है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। 2500 किलोमीटर लंबा, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। धनुषाकार स्थिति इसकी देखने को मिलती है। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो हिमालय की उत्पत्ति को समझने के लिए हम लोग कुछ विद्वानों के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में समझेंगे। जैसे
गोंडवाना लैंड या इंडियन प्लेट भी कह सकते हैं। पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में देखा जाए तो कोबर महोदय ने भूसन्नत सिद्धांत दिया। भूसन्नत सिद्धांत। हैरी हेस ने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिया। होम्स ने संवहन तरंग सिद्धांत दिया। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। तो इस तरह से जो है कुछ विद्वानों के सिद्धांत है, लेकिन हम लोग कोबर महोदय का भूसन्नत सिद्धांत और हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को समझेंगे। पहले कोबर महोदय के समझ लेते हैं। कोबर महोदय ने कहा कि जो यह टेथीज सागर है अंगारा लैंड यानी यूरेशियन प्लेट के दक्षिण में और गोंडवाना लैंड के उत्तर में टेथीज सागर, ये जो है टेथीज भूसन्नति उन्होंने कहा इसको। टेथीज जो सागर है इसमें जो है यूरेशियन प्लेट यानी अंगारा लैंड से नदियां आकर गिरती थी और गोंडवाना लैंड यानी इंडियन प्लेट से नदियां जाकर के इसमें गिरती थी और मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर ले करके अपना अवसाद जमा करते थे। कोबर महोदय जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने जो है बताया कि भूसन्नतियां जो हैं पर्वतों का पालना बताया। भूसन्नतियों को क्या बताया? पर्वतों का पालना। जैसे छोटे बच्चों का पालना होता है वैसे ही भूसन्नतियों को जो है पर्वतों का पालना, मतलब भूसन्नतियों से ही पर्वतों की उत्पत्ति होती है। मान लीजिए ये सागर है, इधर से नदियां इसमें आकर के गिरती हैं, इधर से भी नदियां आकर के इसमें गिरती हैं और ये जो सागर है इसमें ये जो दृढ़ भूखंड है, जो ये दृढ़ भूखंड है नीचे से लेकर ऊपर तक, इसी को उन्होंने कहा क्रेटोजेन। ये दृढ़ भूखंड और ये दृढ़ भूखंड, इसको उन्होंने कहा अग्रभाग या फोरलैंड, और इसको भी कहा उन्होंने अग्रभाग या फिर इसको फोरलैंड कह सकते हैं। तो जो ये भूसन्नति है इसमें जो है नदियां मलबा ला करके गिराती थी और जब नदियां ला करके इसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर जो भी था ला करके इसमें जमा करती थी, तो ये जो है भरता चला गया और ये अवसादीकरण इसको कहेंगे। इसमें अवसाद जो है जमा होता चला गया। यह अवसाद जमा जब हो रहा था तो इसमें इसके जो ये तलहटी है इसमें वजन बढ़ रहा था। तो जब वजन बढ़ रहा था यानी दबाव पड़ रहा था, तो जो इसकी जो ये तलहटी है इसमें नीचे की तरफ दबाव बढ़ा तो ये नीचे और जाने लगा। जब ये नीचे जाने लगा तो इसमें अवसाद जो है जमा होते होते ये भी भर गया। जब ये नीचे जाना शुरू किया तो ये जो दृढ़ भूखंड था
और ये जो दृढ़ भूखंड था दोनों एक दूसरे की तरफ चल दिए। जब एक दूसरे की तरफ चल दिए तो जो ये मलबा था ये ऊपर उठने लगा, और दोनों जो ये दृढ़ भूखंड थे उसके किनारों का मलबा ज्यादा ऊपर उठ गया। और बीच का हिस्सा भी उठ गया। तो ये जो मलबा था और ये जो मलबा वलित हो गया, इसी को उन्होंने पर्वत कहा, वलित पर्वत, या इसको मान लीजिए हिमालय, और इसको जो है कुनलुन बताया उन्होंने। और बीच का जो ये मध्य पिंड है जिसको स्वासिनबर्ग कहा था, यही है तिब्बत का पठार। ये है तिब्बत का पठार। यानी मैं आपको हिमालय बताया, हिमालय के उत्तर में जो है तिब्बत का पठार था, और तिब्बत के पठार के उत्तर में कुनलुन की पहाड़ी थी। इस प्रकार इन्होंने जो है जो अपना सिद्धांत दिया, कोबर महोदय ने भूसन्नति का सिद्धांत, इस भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार जो है जब इसमें जो है नदियां ला करके मिट्टी भरती चली गई इस तेथिस भूसन्नति में, तो यह नीचे की तरफ दबाव पड़ा। तो जब नीचे की तरफ दबाव पड़ा तो यह जो है नीचे की तरफ इसका धसाव हुआ, और जब इस नीचे की तरफ इसका धसाव हुआ तो दोनों जो है दृढ़ भूखंड एक दूसरे की तरफ चल दिए, जिसको संकुचन बल कहते हैं। और जब संकुचन बल के कारण जब एक दूसरे के तरफ चल दिए तो संपीडनात्मक बल के कारण किनारों की मिट्टी जो थी यानी अवसाद जो था सागर का वो मुड़ गया, और वही हो गया वलित पर्वत। और बीच का जो भाग थोड़ा ऊपर समतल भाग ऊपर उठ गया, उसी को उन्होंने कहा मध्य पिंड या तिब्बत का पठार उन्होंने बताया। तो इस तरह से उन्होंने जो है इसको समझाने का प्रयास किया। अगर हम लोग अपनी भाषा में इसको समझना चाहें तो एक प्लास्टिक की बाल्टी में गीली मिट्टी भर दी जाए, अगर दोनों तरफ से उसको दबाया जाए तो किनारे की मिट्टी ऊपर उठ जाएगी और बीच का हिस्सा भी थोड़ा ऊपर उठेगा। तो जब किनारे की मिट्टी ज्यादा ऊपर उठ जाएगी तो वो वलित पर्वत हो जाएगा, ठीक। या फिर गुब्बारे में अगर नल खोल दिया जाए तो गुब्बारा पहले अपने पूरे एक शेप को लेगा, लेकिन उसके बाद नल को बंद मत कीजिए। जब नल को बंद नहीं करेंगे तो गुब्बारा नीचे की तरफ बढ़ने लगेगा, और जब नीचे की तरफ बढ़ने लगेगा गुब्बारा तो वो क्या होगा, पतला होने लगेगा। तो एक तरह से मैं अपनी भाषा मैंने आपको समझाया कि कोबर महोदय के अनुसार जब भूसन्नति में नदियां ला करके मिट्टी और गाद जमा कर रही थी, जिससे उसका तलहटी जो था वो नीचे की तरफ दबाव पड़ने के कारण जमते जमते मिट्टी जो है जब दबाव पड़ा तो वो नीचे जाने लगा। जब वो नीचे जाने लगा तो ऐसी स्थिति में दोनों तरफ के जो अग्रभाग थे, जो यानी फोरलैंड या जिस दृढ़ भूखंड था, वह एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने लगा और किनारे की मिट्टी मुड़ करके वलित पर्वत का निर्माण हो गया, और बीच का उठा हुआ भाग तिब्बत का पठार उन्होंने बताया। तो ये तो रही बात कोबर महोदय के अनुसार। अब हम लोग देखते हैं हैरी हेस महोदय की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कोबर महोदय ने बताया, आपने देखा कि भूसन्नतियों से ही जो है वलित पर्वतों की कैसे उत्पत्ति होती है। कोबर महोदय ने ही कहा था कि भूसन्नतियां जो है पर्वतों की पालना होती हैं। अब हम लोग हैरी हेस महोदय को देखते हैं। हैरी हेस महोदय ने जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर 200 किलोमीटर नीचे एक दृढ़ भूखंड पाया जाता है जो 6 बड़ी प्लेटों और लगभग 20 छोटी प्लेटों में विभाजित है। जो दृढ़ भूखंड, तो थोड़ा हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताते हैं आपको। हमारी पृथ्वी पर प्री कैम्ब्रियन युग में सिर्फ एक महासागर
और एक महाद्वीप था। जो एक महाद्वीप था और इसके चारों तरफ एक सागर था, प्री कैम्ब्रियन युग में। इस महाद्वीप को कहा गया पैंजिया और सागर को कहा गया पैंथालासा। एक महाद्वीप था, सिर्फ एक महाद्वीप, सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसको पैंजिया कहा गया, और उसके चारों तरफ जो सागर था उसको पैंथालासा कहा गया। लेकिन कार्बोनिफेरस युग में इस पैंजिया का विखंडन हो जाता है। कार्बोनिफेरस युग में इस पैंजिया का विखंडन हो जाता है। जब पैंजिया का विखंडन हो जाता है तो उत्तरी वाला भाग, इस पैंजिया के बीच में जो है पानी भर गया, यानी जो पैंजिया था वो दो भाग में बढ़ गया। उत्तरी भाग को कहा गया अंगारा लैंड। क्या कहा गया? इसको कहा गया अंगारा लैंड। और दक्षिणी भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। और बीच में जो ये पानी भर गया इसको कहा गया टेथिस सागर। ये जो था वो क्या था? ये टेथिस सागर हो गया, यानी एक ये बड़ा सागर और बीच में टेथिस सागर हो गया। उसके बाद जुरैसिक युग के आसपास पुनः जो है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का विखंडन हो जाता है। और विखंडन होने के बाद यह भाग पूरब के तरफ पश्चिम की तरफ चल देता है, तो यही बना उत्तरी अमेरिका। और गोंडवाना लैंड का भाग टूटकर पश्चिम की तरफ चल देता है, तो यही बना दक्षिण अमेरिका। शेष भाग जो अंगारा लैंड का बच्चा आज वही यूरेशियन प्लेट है। और उसके बाद फिर ये जुरैसिक युग के समय ही जो है गोंडवाना लैंड का भाग टूटता है, तो ये चला जाता है, एक ऑस्ट्रेलिया बन जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के बाद एक प्रायद्वीपीय पठार यानी इंडियन प्लेट टूटता है, जो आकर के यूरेशियन प्लेट से लग जाता है। तो मतलब जो पैंजिया था वो टूटा। रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण पैंजिया जो है टूटने के बाद महाद्वीप दूसरे तरफ जो एस्थेनोस्फीयर था उसके ऊपर चलने लगे और 7 महाद्वीपों का निर्माण हो गया। तो मेरा मतलब था आपको सिर्फ ये बताने का था कि जो प्लेट होता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसको विल्सन महोदय ने सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किया था, तो जो प्लेट है गोंडवाना लैंड के, गोंडवाना लैंड से इंडियन प्लेट जो है टूटता है, तो जो गोंडवाना लैंड का शेष हिस्सा है वो अफ्रीका, और अफ्रीका से जो है ये टूटता है इंडियन प्लेट और उत्तर पूरब दिशा में आगे बढ़ने लगता है। अफ्रीका से टूट करके इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ता है। जब उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ता है तो यहाँ अंगारा लैंड यानी यूरेशियन प्लेट और बीच में टेथिस सागर है। नदियां इसमें अपना मलबा गिराती हैं और ये इंडियन प्लेट आगे यानी प्रायद्वीपीय भाग आगे बढ़ रहा है। तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, जब दो प्लेटें आपस में
टकराती हैं तो जो भारी प्लेट होती है, जो भारी प्लेट होती है वो हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है। जो भारी प्लेट होती है वो हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है, और जब नीचे चली जाती है तो यहाँ एक फाल्ट बनता है, और जो मिट्टी होती है यही मिट्टी मुड़ करके वलित पर्वत का निर्माण हो जाता है। अब समझिए, ऐसे जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, प्लेट तीन तरह से चलते हैं। एक प्लेट जो आमने सामने टकराती है जिसको विनाशात्मक प्लेट कहते हैं। एक प्लेट जो आमने सामने टकराती है उसको विनाशात्मक प्लेट कहते हैं। मसलन ये एक प्लेट इधर से आ रही है और दूसरी प्लेट इधर से आ रही है, दोनों टकरा रहे हैं तो इसको विनाशात्मक प्लेट कहेंगे। दूसरी प्लेट रचनात्मक होती हैं, जैसे ये महाद्वीप है, यहां से टूटा और ये इधर जाने लगा और ये इधर जाने लगा, तो बीच के हिस्से में सागर बन जाता है, यानी एक रचना हो जाती है। एक तीसरा होता है एक दूसरे के तरफ सरकती है, जिसको संरक्षित प्लेट का किनारा कहते हैं। तो जो हमारी भारतीय प्लेट थी वो विनाशात्मक प्लेट का काम करती है। भारतीय प्लेट यानी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है। चूंकि इंडियन प्लेट का घनत्व तो अधिक है और यूरेशियन प्लेट का घनत्व तो कम है, इसलिए इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जाने का प्रयास करती है। तो जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो सबसे पहले जो दरार बनता है, जो सबसे पहले दरार बनता है, इसे कहा गया हिंज लाइन। इसे कहा गया हिंज लाइन। और इस दरार में जो दरार बना, उस दरार में जब इंडियन प्लेट घुसना शुरू की तो महान हिमालय का निर्माण हो गया। लेकिन महान हिमालय इतना ऊपर उठ गया कि वह भारी हो गया। महान हिमालय ने कहा कि भाई अब मैं कितना ऊपर उठूंगा, अब तो तुम रुक जाओ। इंडियन प्लेट को मान लीजिए उसने कहा कि अब तो रुक जाओ क्योंकि मैं बहुत अब भारी हो चुका हूं। लेकिन इंडियन प्लेट ने कहा कि नहीं भाई, अब मैं मुझे भी आगे बढ़ना ही है। तो फिर एक दूसरा फॉल्ट हुआ, यानी एक दूसरा दरार बना। उस दूसरे दरार को कहा गया MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब उस दूसरे दरार में फिर इंडियन प्लेट घुसना शुरू किया तो मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। अब मान लीजिए मध्य हिमालय भी इतना ऊपर उठा कि वह भी भारी हो गया, उठने में असमर्थता जाहिर करने लगा। लेकिन इंडियन प्लेट अभी आगे बढ़ता रहा, बढ़ने की गति स्लो भले हो गई लेकिन बढ़ता ही रहा। तो तीसरा दरार फटा, तीसरा दरार फटा। इस दरार को कहा गया MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, MBT। अब इस तीसरे दरार से जिस पर्वत का निर्माण हुआ, अब उस तीसरे दरार में जब जाने लगा इंडियन प्लेट तो यहां पर शिवालिक का निर्माण हुआ। यानी हिमालयों की तीनों श्रेणियां बनी। हर श्रेणियों के बीच में एक दरार है जिससे कि इंडियन प्लेट नीचे जा रहा। आप सोचिए कि जैसे टेथीस सागर है और टेथीस सागर का मलबा जब इंडियन प्लेट उसमें जाने लगा, किसमें? यूरेशियन प्लेट के नीचे, तो रगड़ हो रहा है ना। जहां रगड़ हो रहा है वहां पर, जहां रगड़ हो रहा है वहां की मिट्टी क्या होगी? उठेगी। जब वहां की मिट्टी उठेगी तो
वलित पर्वत का निर्माण हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं आपको समझा दूं थोड़ा, ये कापी है, आपने इसको समझ लीजिए कि ये आपका तिब्बत का पठार है और ये इंडियन प्लेट, बाकी ये तेथीस सागर। तिब्बत पठार अपना खड़ा है बेचारा, इंडियन प्लेट आगे बढ़ रहा है और ये तेथीस सागर का मलबा। अब इसमें से जो जब ये आगे बढ़ेगा तो देखिए मलबा क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, बस यही वलित पर्वत है। तो महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिमालिक हिमालय तीनों की उत्पत्ति हो जाती है। जो ये अंगारा लैंड यानी यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, यहाँ पहले से जो है ट्रांस हिमालय मौजूद था। वो हिमालय का पार्ट नहीं है, ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है, इसीलिए उसका नाम रखा गया ट्रांस हिमालय, यानी हिमालय के पार। ट्रांस का मतलब पार, ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के पार, जो कि अंगारा लैंड यानी यूरेशियन प्लेट पर पहले से मौजूद था। यूरेशियन प्लेट पर जो है ये ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की श्रेणी पहले से मौजूद थी और यह जो है पहले से मौजूद है। उसके बाद महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ नया। तो हिमालय एक नवीन पर्वत है। आज की डेट में भी आज भी इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष 2 से 3 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ रहा है और आज भी चूंकि अपने हिमालय भी युवावस्था में है, आज भी वह ऊपर को धीरे 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 उठ रहा है। अगर देखा जाए तो हिमालय जो है सेनोजोइक महाकल्प के, सेनोजोइक महाकल्प में जो है इयोसीन ओलिगोसीन युग में ये महान हिमालय इयोसीन और ओलिगोसीन काल में जो है महान हिमालय की उत्पत्ति हुई। मध्य हिमालय की मायोसीन, मध्य हिमालय की उत्पत्ति मायोसीन काल में, जबकि शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति प्लायोसीन काल में। फिर हिमालय की उत्पत्ति हुई, हिमालय इतना ऊपर उठा कि ऊपर की चोटियां बर्फ से ढक गई। जब ऊपर की चोटियां बर्फ से ढक गई तो जो शेष तेथीस सागर का हिस्सा बचा हुआ है, ऊपर से नदियां उतरने लगी और जब नदियां उतरने लगी और इस तेथीस सागर में गिरने लगी, इधर की भी नदियां मिट्टी पाटते पाटते आगे बढ़ती रही और इसको पूरा मिट्टी से इन नदियों ने क्या किया, भर दिया और ये सब नदियां एक दूसरे से मिल करके इसको गंगा का मैदान बना दिया। यानी सबसे पुराना प्रायद्वीपीय पठार, दूसरे नंबर पर हिमालय बना। जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो शेष जो तेथीस सागर बचा था, हिमालय से निकलने वाली नदियों ने उसको मिट्टी पाट करके भर दिया और आज वही गंगा यमुना का मैदान कहा जाता है। यानी भारत का सबसे अच्छा मैदान है, जो उपजाऊ मैदान है, यह जो है तेथीस भूसंगति पाट करके बनाया हुआ मैदान है। इस प्रकार आज हिमालय की उत्पत्ति मैंने आप लोगों को समझा दिया। न समझ में आया हो तो पुनः उस वीडियो को रिपीट करके आप देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।